ठीक है, बताइए, आवाज ठीक है? आवाज आवाज आ रही है? चलिए, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, अब तो आवाज आ रही होगी, अब तो आवाज आ रही होगी, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, और इसे समझेंगे बच्चों बहुत अच्छे से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? देखो, गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था ना, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा बिंदु था जहां पर उस ऑब्जेक्ट का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित था। ठीक वैसे ही जो गुरुत्व केंद्र होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका समस्त भार केंद्रित होता है। बात समझ में आ रही है? समस्त भार केंद्रित होता है। और बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि वस्तु संतुलन की अवस्था में रहे, तो गुरुत्व केंद्र जो है वो स्टेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपके रेगुलरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो गुरुत्व केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्थित वह बिंदु, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्थित वह बिंदु, किसी भी वस्तु में स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर, जहां पर उसका उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, और सॉरी, जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है, उसका संपूर्ण भार केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है, जहां पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित रहता है बच्चे, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्व केंद्र कहा जाता है उस बिंदु को, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, उस बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। जैसे बच्चे सेंटर ऑफ मास था, तो सेंटर ऑफ मास क्या था? एक ऐसा बिंदु जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे आपने देखा कि एक खोखला गोला था, एक स्फीयर, एक स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास था वो उसके केंद्र में था, आपने देखा था। ऐसे एक ठोस गोला था, उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके केंद्र में था। ठीक है, आपने एक स्टिक देखी थी, एक छड़ी देखी थी, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके बीचों बीच में था। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी वस्तु में एक ऐसा बिंदु है जहां पर उसका समस्त भार केंद्रित है। जहां पर क्या है? जहां पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज आप देखिए। ठीक है, काफी सारे एप्लीकेशन बच्चे इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम उन एप्लीकेशन का जिक्र कर लेते हैं, एक बार हम उन सभी अनुप्रयोगों को देख लेते हैं। ठीक है, सभी एप्लीकेशंस को। पहला एप्लीकेशन आपने देखा होगा बच्चे कि जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पीसा की मीनार जो है, पीसा की मीनार, ठीक है, झुकी हुई होने के बावजूद भी नहीं गिरती। पीसा की मीनार झुकी हुई होने के बाद भी नहीं गिरती, झुकी हुई होने के बाद भी नहीं गिरती, बाद भी नहीं गिरती। ठीक है, ये आपने बच्चे जरूर पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है कि नहीं आपने कि पीसा की मीनार झुके होने के बावजूद भी नहीं गिरती? तो ये भी एप्लीकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। और स्टेबिलिटी, ध्यान रखना, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, मैं दो तीन एग्जांपल लिख देता हूं, फिर समझाता हूं इसके पीछे कारण क्या होता है। एक एक कारण को देखेंगे। तो पहला तो पीसा की मीनार झुकी हुई भी नहीं गिरती। दूसरा देख लेते हैं बच्चे कि जो दुमंजिला बस होती हैं, आपने बॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा, जो महाराष्ट्र में जो बस चलती है मुंबई में, दुमंजिला बस है, उसमें ऊपर वाली मंजिल तो छोटी होती है, नीचे वाली मंजिल काफी भारी बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही दो मंजिला बसों में, दो मंजिला बसों में
ऊपर वाली मंजिल की अपेक्षा अपेक्षा निचली मंजिल ठीक है अधिक बड़ी बनाई जाती है ना, बड़ी बनाई जाती है, अधिक बड़ी बनाई जाती है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चे। जब ये मुंबई में दुमंजिला बस चली थी तो शुरुआत में तो लोगों ने दूसरी वाली मंजिल पे बैठने से मना कर दिया था। इससे जो बच्चे बम्बई का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है बड़ा नुकसान हुआ था, लोग डर के मारे बैठते नहीं थे ऊपर, कि ऐसा ना हो ऊपर से टपक जाए नीचे, बस चलती रहे पता ही ना चले। फिर धीरे धीरे लोगों में कि नहीं भाई ऊपर भी बैठा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बड़ी बनाई जाती है, भारी बनाई जाती है, आप इसको भारी भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों इसमें कि आपने देखा होगा कुछ खिलौने होते हैं जिनकी पैंदी में ठीक है शीशा भर दिया जाता है, मतलब लेड भर दिया जाता है, ताकि वो खिलौने जो हैं वो स्टेबल बने रहें। आपने छोटे बच्चों के कई सारे खिलौने आपने देखा होगा लिक्विड सा भरा रहता है, तो वो जो लिक्विड सा होता है बच्चे वो शीशा भर दिया जाता है जिससे खिलौने स्टेबल रहे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कई खिलौनों की पैंदी में कई खिलौनों की पैंदी में पैंदी में पैंदी में शीशा भर दिया जाता है, शीशा भर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट एप्लीकेशन में लेता हूं इसका बच्चों। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए इसको देखेंगे आप लोग, लास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे और इस लास्ट एप्लीकेशन को समझो बच्चे। अब ठीक आ रही होगी आवाज, चलिए अब ठीक आ रही होगी आवाज, कोई इशू तो नहीं है? हाँ ठीक है, अब ठीक होगी, अब ठीक होगी। ठीक है, तो कई खिलौनों की पैदी में शीशा भर दिया जाता है। और एक लास्ट एप्लीकेशन बच्चे कि रुई से लदे ट्रक की अपेक्षा लोहे से भरा ट्रक ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब ठीक है आवाज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखा जिसने देखा है, कोई कह रहा है नहीं देखा, देखने वाले ज्यादा हैं, जो देखने वाले हैं यहां पर देखिए। सबसे पहले गुरुत्व केंद्र क्या है समझ में आ गया सर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पर उस ऑब्जेक्ट का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन पर। जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा पीसा की मीनार झुकी हुई नहीं गिरती, कई बार पूछा गया आपसे कि पीसा की मीनार झुकी हुई भी है, उसके बावजूद भी नहीं गिरती है, पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी। दूसरा पूछा जाता है कि दो मंजिला बसों में जो डबल डेकर बसें होती हैं उनमें ऊपर वाली मंजिल की अपेक्षा नीचे वाली मंजिल बड़ी बनाई जाती है, अधिक भारी बनाई जाती है। आप इसे अधिक भारी ऑब्लिक बड़ी बनाई जाती है। देखिए बच्चे, कई खिलौनों की पैदी में शीशा भर दिया जाता है, लेकिन बच्चे ये तो आपने अनुभव किया होगा, आप ज्यादातर बच्चे गांव से हैं, आपने देखा होगा कि जब गेहूं कटने का टाइम आता है तो गेहूं कटने वाले टाइम पर आपने क्या देखा होगा कि जो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां हैं उनमें भूसा भर के घरों तक पहुंचाया जाता है, घेर तक पहुंचाया जाता है, खेत से भूसा घेर तक पहुंचाया जाता है, या कई बार भूसा जो है वो बाजार में बिकने के लिए जाता है। और आपने देखा होगा ट्रॉली पे ऐसे करके बच्चे बहुत ऊपर तक भूसा भर दिया जाता है, ट्रकों में भी भूसा भरा रहता है, ट्रॉलियों में भी भरा रहता है, वजन उसमें कुछ नहीं होता लेकिन वो काफी ऊंचा हो जाता है। और आपने ऐसे भूसे से लदे हुए ट्रकों को या ट्रॉलियों को कई बार पलटते हुए भी देखा होगा। पलटने का रीजन क्या होता है? तो पलटने का रीजन भी बच्चे गुरुत्व केंद्रीय है, सारी बातें मैं बताऊंगा। तो रुई से लदे ट्रक की अपेक्षा लोहे से भरा ट्रक ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिए, ये तो सारे मैंने बता दिया आपको एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन का केवल बच्चे एक ही सोल्यूशन है। यहां पर देखो मैं कुछ आकृतियां खींच रहा हूं, आप मुझे बताना। पहली आकृति जो मैंने ड्रॉ की वो ये ड्रॉ की, चलिए ये कौन से कलर में ड्रॉ हो गई? चलिए, तो पहली जो बच्चे मैंने फिगर ड्रॉ किया वो ये फिगर ड्रॉ किया, इसको बहुत अच्छे से आप लोग गौर से देखना, ये वाला फिगर ड्रॉ किया। दूसरा बच्चे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया वो ये फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर को देखना आप बच्चे। ठीक है, देखना बस आप लोग अच्छे से इसको। ठीक है, ये दूसरा फिगर हो गया आपका,
दूसरा वाला। तीसरा फिगर मैं एक और ड्रॉ करता हूं, प्लीज आप उसको भी देखना। ठीक है, ऐसे करके ये तीसरा फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये तीसरा फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक फिगर मैं और ड्रॉ करता हूं, प्लीज आप इसको भी देखना बच्चों, इसको भी देखना आप। ठीक है, और एक और फिगर मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए। एक फिगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, इसको मैं नाम दे देता हूं सी, इसको मैं नाम दे देता हूं डी, इसको मैं नाम देता हूं ई। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखिए, जैसे स्टेबल का मतलब है कि सबसे ज्यादा स्थायी संतुलन, और स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बस आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्थायी संतुलन की अवस्था में क्या होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा उसे धक्का मारें, ठीक, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। थोड़ा सा धक्का मारें और छोड़ दें, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर जो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले वो उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी। अब आप मुझे फटाफट से इसका जवाब देंगे, ठीक है, कि इनमें से बच्चे सबसे ज्यादा स्थायी संतुलन की अवस्था में कौन होगा। अगर आप इसको धक्का मारेंगे तो क्या ये पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, या इसको धक्का मारेंगे ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, या इसको इसको या इसको धक्का मारने पर कौन सा बच्चे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, बहुत ही शानदार बच्चों। ठीक है, अगर मैं 100 बच्चों का एनालिसिस करूं तो 100 बच्चों में से लगभग 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर ई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल ई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, अब देखो ये तो हो गया भैया जो हमने दैनिक जीवन में जिया है, ये तो वो वाली बात होगी सर जो हमने दैनिक जीवन में जी है कि सर इसलिए ई ज्यादा स्टेबल होगा या इसलिए ई ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाता हूं कैसे स्टेबल होगा। देखिए, इसका जो आधार केंद्र होगा बेटा, इसका आधार केंद्र, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये एक आयताकार आकृति है, आप देख रहे हो एक रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार आकृति है ये वाली। इसका जो बच्चे गुरुत्व केंद्र होगा वो इसके मध्य में होगा, इसके मध्य में होगा इसका गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र के लिए ऐसे कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, इसका गुरुत्व केंद्र इसका भी बच्चे मध्य में होगा। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र बिल्कुल बीचों बीच में होगा इसके, और इसका गुरुत्व केंद्र भी बल्कि बिल्कुल ऐसे बीचों बीच में होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक छड़ी जो होगी, छड़ी का गुरुत्व केंद्र उसके मध्य में होता है। अब आइए ट्रायंगुलर पर, ट्रायंगुलर का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा। चलिए, अब आप बताइए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपको समझाया है कि जो ट्रायंगुलर है इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा, तो इसके माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होगा। तो इसकी जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहां है, यहां पर है, ये है बच्चे, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। अब देखिए, वस्तु अगर आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा स्टेबल रहे, अगर आपको चाहिए कि वस्तु बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहे, तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले बच्चे, स्टेबिलिटी के लिए आधार का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। ठीक है, क्या सर, कि आधार का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। अब आप बताइए बच्चे कि इन चारों पांचों चित्रों में से आधार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसके पास है, आप ही बताइए। इन सभी आकृतियों में आधार का क्षेत्रफल ई के पास है। दूसरा बच्चे, ठीक है ना, जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है बच्चे, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र नीचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए गुरुत्व केंद्र। कैसा होना चाहिए बाबू, नीचा होना चाहिए गुरुत्व केंद्र। अब आप बताइए बच्चों, इनमें से जो गुरुत्व केंद्र है वो सबसे ज्यादा नीचा किसका है। देखो लंबाई सबकी सेम है, लेकिन फिर भी गुरुत्व केंद्र सबसे ज्यादा नीचा किसका है, बोलिए। गुरुत्व केंद्र सबसे ज्यादा नीचा ई का है, बोलो है कि नहीं। तो गुरुत्व केंद्र नीचा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। और सबसे ज्यादा नीचा गुरुत्व केंद्र किसका है सर, ई का गुरुत्व केंद्र सबसे ज्यादा नीचा है।
ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हो गई सर दो चीजें। तीसरा क्या है बच्चे, कि जो बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार के बीचों बीच में से जानी चाहिए। बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के बीचों बीच में से जानी चाहिए। बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा, द वर्टिकल लाइन ऑफ ग्रेविटी, बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के मध्य से गुजरनी चाहिए। आधार के मध्य से गुजरनी चाहिए। आधार के मध्य से गुजरनी चाहिए। गुजरनी चाहिए। अगर देखो बच्चों, ये तीन कंडीशंस फॉलो कोई भी करे, कोई भी अगर इन तीन कंडीशंस को फॉलो करे, ये कंडीशंस हैं स्टेबिलिटी की, ये कंडीशंस हैं, शर्तें हैं बच्चे किसकी, संतुलन की। अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो वह वस्तु उतनी ही ज्यादा कैसी होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। ठीक है, स्थायी संतुलन होगा जो अगर इन तीन कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो इनमें से बच्चे देखिए, इनमें से आधार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा इसका, ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा, गुरुत्व का केंद्र सबसे ज्यादा नीचे इसका है, क्योंकि इसका गुरुत्व का केंद्र ये है, इसका गुरुत्व का केंद्र ये है, इसका गुरुत्व का केंद्र यहां होगा, इसका यहां होगा। लेकिन बच्चे इसका जो गुरुत्व का केंद्र है, बोलो बेटा, वो कहां होगा, सबसे नीचे होगा। गुरुत्व का केंद्र नीचे होना चाहिए। और तीसरा बच्चों क्या, कि बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के मध्य से गुजरनी चाहिए। आप देख लीजिए कि जो बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार के बीचों बीच से गुजर रही है, बाकी के इनमें से किसी की नहीं गुजर रही, केवल इसी की बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के बीचों बीच से गुजर रही है। अब यही रीजन है कि बच्चों पीसा की मीनार झुकी हुई होने के बावजूद भी नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि पीसा की मीनार झुकी हुई है बेशक, लेकिन उसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, उसका गुरुत्व केंद्र नीचा है, और बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के बीचों बीच से गुजरती है। बस आप इसको इतना समझ रहे हैं। दो मंजिला बसों में बच्चे, ऊपर वाली बस मंजिल जो है वो हल्की, और नीचे वाली मंजिल जो है वो बड़ी और भारी बनाई जाती है। तो नीचे वाली मंजिल के भारी बनाए जाने के पीछे कारण भी यही है कि नीचे वाली मंजिल को अगर भारी बनाया जाता है तो इसका एकमात्र रीजन ये होता है कि सर आधार का क्षेत्रफल हमें ज्यादा करना है, बड़ा करना है, गुरुत्व केंद्र नीचा करना है। ठीक है, भारी बनाकर हमको गुरुत्व केंद्र नीचे से नीचा करना है, और साथ ही साथ बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा हमें आधार के बीच से गुजारनी है। यही सारी कंडीशंस फॉलो होती है इन सब में। और रुई से लदा हुआ ट्रक और लोहे से लदा हुआ ट्रक, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो लोहे से लदा हुआ ट्रक ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि लोहे से लदा हुआ ट्रक जो है वो स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि उसकी जो बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार के बीचों बीच से जाएगी। बात समझ में आ रही है, जबकि रुई से लदे हुए ट्रक में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशन है, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डेली में जीते हैं बच्चों, जिनको हम डेली में जीते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये मेरे पास एक ग्लास है और ये मेरे पास एक बच्चे मार्कर है। आप दोनों चीजों को देखो, ये ग्लास और मार्कर दोनों को मैंने नीचे फेंक दिया, तो कौन बच्चे नीचे स्टेबल हो जाएगा, कौन नीचे रख जाएगा, और कौन गिर जाएगा, आपको भी पता है। तो सर ये एक बार को नीचे रख जाएगा, लेकिन सर ये वाला जो है ये वाला कभी नहीं रख पाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसका आधार का क्षेत्रफल कम है, इसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है ना, इसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है सर। अगर इसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है सर, तो बाहर की ऊर्ध्वाधर रेखा इसके बीच में से जा रही होगी, आधार के बीचों बीच में इसमें नहीं जा रही होगी सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि इसका गुरुत्व केंद्र नीचा होगा, इसका गुरुत्व केंद्र ऊंचा हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मुझे आप बता दो बच्चों, चलिए साइड से बोर्ड कट रहा है, देखना जरा, साइड से बोर्ड कट रहा है क्या, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तो कट रहा है, वो तुम्हारे करने से नहीं होगा, तो कैमरा की सेटिंग है। रहने दो रहने दो रहने दो, चलो कोई बात नहीं बच्चे, आगे से ध्यान देंगे। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो गुरुत्व केंद्र बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता, और यही इसके पीछे बच्चे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्सिया। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, एक बार आप और, ठीक है, अगर आप, ठीक है, देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है।
एक बार कमेंट दिखा देना इनका, नींद ऊपर करना जरा। हाँ स्क्रीन, अरे सही बात है यार, स्क्रीनशॉट कहाँ लेना पड़ता है, मैं तो यूट्यूब सोच रहा था। अरे मैं तो यूट्यूब सोच रहा था, सही बात है बच्चे, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं, वो तो आप लिख रहे होंगे, चलिए ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे किस पर, जड़त्वागुण। कोई आइडिया है किसी को जड़त्वागुण क्या होता है? गुरुजी पहली बार समझ में आया है, अब तक तो सिर्फ रटा था, चलिए बहुत अच्छी बात है, रटा था, पहली बार समझ में आया, इसी के लिए हमें वही समझाने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐप एक्टिव नहीं है, स्क्रीनशॉट बाय फॉल्ट मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मुझे लगा यूट्यूब पर मैं बच्चों से बोलता रहता हूं। चलिए अब पहली बार, अब ये बताइए कि क्या किसी को ये पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जड़ता गुण? चलिए देखो, ठीक है। अब देखो जड़ता गुण समझो आप, जड़ता गुण क्या है देखो बच्चों, और ऐसा तुम्हारे दिमाग में से फिट कर दूंगा कि आज के बाद कभी तुम्हारे दिमाग से निकलेगा नहीं इस जड़त्व गुण का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो ये बच्चे एक कोई, ठीक आप कह सकते हैं ये कोई गेंद है, या फिर ये पृथ्वी है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, ठीक है। ये दो अक्ष हैं इसके, देखिए ये दो अक्ष हैं, ये हो गया तुम्हारा एक्स और ये हो गया वाई, और ये अपने इन अक्षों पर बच्चे क्या कर रही है, अपने स्थिर अक्ष के चारों ओर ये गति कर रही है। तो मतलब ये वस्तु घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, ठीक है भैया, घूर्णन गति कर रही है। और मान लो बच्चे ये पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, कैसे बच्चे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन का मतलब कैसा है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व कर रही है, घूर्णन कर रही है, मतलब ये घूर्णन गति है, ठीक है। ये पृथ्वी है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर, आपको भी पता है बच्चे, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, घूर्णन करती है। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो 23 घंटे और लगभग 56 मिनट और 4.7 सेकंड का होता है, जिसको मोटा मोटी हम 24 घंटे का घूर्णन कहते हैं। और इसी 24 घंटे के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ये तो हो गया ज्योग्राफी की बात, ठीक है। अब फिजिक्स की बात पर आए तो कोई भी वस्तु जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, मतलब कोई वस्तु जो बच्चे किसमें है, ठीक है, घूर्णन कर रही है, मतलब घूर्णन की अवस्था में है। और मेरे प्यारे दोस्तों इस घूर्णन की अवस्था में जब ये घूर्णन कर रही है, तो इस घूर्णन की अवस्था में, इस घूर्णन गति में, ठीक है ना, कोई विरोध पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाए बच्चे, विरोध, किसी भी तरह का विरोध का मतलब समझते हो, ठीक है ना। जैसे वस्तु तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही थी, लेकिन मान लीजिए कि किसी ने बच्चे इस पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई वस्तु को, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाने का प्रयास किया, या किसी भी तरह का इसकी गति में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान डाला, ठीक है। तो घूर्णन गति में बच्चे ध्यान रखना, जब वस्तु घूर्णन की अवस्था में हो, तो घूर्णन की अवस्था में वस्तु की घूर्णन गति में जो विरोध पैदा होता है, किसी भी तरह का विरोध हो सकता है, ठीक है, और विरोध ऑब्वियस सी बात है घूर्णन गति की विपरीत दिशा में ही होगा। अगर बच्चे घूर्णन गति कर रही है वस्तु पश्चिम से पूर्व की ओर, और आपने बल लगा दिया, आपने भी बल लगा दिया, ठीक है ना, उसी दिशा में जिस दिशा में वो घूम रही थी, तो ये विरोध थोड़ी नहीं हुआ, क्यों भाई, ये विरोध नहीं हुआ ना। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और आपने बल उसी दिशा में लगा दिया, ठीक है, जिस दिशा में वस्तु घूम रही थी, तो ये विरोध थोड़ी नहीं हुआ बच्चे, ये तो एक तरह का एक्सेलरेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण बता रखा है, ठीक है। तुमने क्या किया, घूर्णन गति की, जो घूर्णन की गति है उसके विपरीत दिशा में बल लगाया, या फिर किसी ना किसी तरीके से तुमने उसमें कोई विरोध पैदा किया। और बच्चे इसी विरोध को हम लोग क्या कहेंगे, इसी विरोध को जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। मुझे पता है किताबों में तुमने पढ़ा होगा, खूब समझा होगा, और आज तक ये बात किसी के समझ में नहीं आई होगी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ईमानदारी से बताना अगर आज तक ये तुम्हारे समझ में आया हो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बात समझ में आ रही है, केवल रटा होगा, कुछ नहीं है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये वस्तु है और ये वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर ये वस्तु क्या कर रही है बच्चे, घूर्णन गति कर रही है इस तरह से। तो बच्चे घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में कोई बल कार्य कर रहा हो, घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में कोई बल लग रहा हो, या फिर कोई भी विरोध पैदा हो रहा हो। जरूरी नहीं कि वह विरोध बल के कारण ही पैदा हो बाबू, ऐसा जरूरी नहीं है कि विरोध बल के कारण ही पैदा हो, ठीक है। वस्तु खुद से उसका विरोध करने लग जाए, उस गति का हो सकता है बच्चे, वस्तु में खुद से उसका विरोध हो जाए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से विरोध हो तो उसी विरोध को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बिल्कुल दिमाग में छपने का कार्य करते हो, चलिए ठीक है। अच्छा इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, रितेश चौरसिया,
रितेश चौरसिया, इसे पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ, अब आप बताना रितेश चौरसिया, अब आप बताना कि जड़त्व आगुड़ आई इक्वल्स टू क्या होता है। ये कह रहा था आई थी सर समझ में, जल्दी फटाफट से। अगर तूने बेटा 5 मिनट के भीतर बता दिया कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, तो ठीक है, तुम कोर्स में बने रहोगे। अगर तुमने नहीं बताया कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, तुम्हें ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारी सजा होगी। ठीक है, बताओ जल्दी फटाफट से। अब इसका जैसी कमेंट आए ना तुरंत बताना मुझे, ठीक है, रितेश का। चलिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, ठीक है, किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की, वस्तु की घूर्णन गति में, गति में, ठीक है, परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध, घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही जड़त्व आगुण कहलाता है। जड़त्व आगुण कहलाता है, ठीक है। तो मैंने बताया बच्चे, ये वस्तु क्या कर रही थी, ये वस्तु बच्चे घूर्णन गति कर रही थी, घूर्णन गति कर रही थी, ठीक है। ये वस्तु पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही थी। अब किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चे इसकी घूर्णन की गति की दिशा में, ठीक है, या इसकी घूर्णन की गति में, ठीक है, दिशा में या गति में, अगर किसी भी प्रकार का बच्चे कोई विरोध पैदा होता है, ठीक है, तो उस प्रकार के विरोध में मेरे प्यारे बच्चे, उस प्रकार का विरोध का गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व गुण। मतलब अगर किसी प्रकार का विरोध पैदा हो रहा है तो उस विरोध में, ठीक है, परिवर्तन ना हो पाए, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो पाए, तो उस परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या कहलाता है, जड़त्व आगुण कहलाता है, जड़त्व आगुण कहलाता है। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, आ गया भाई चौरसिया का। हाँ, लेकिन चौरसिया बेटा गलत आया है तुम्हारा, ठीक है ना, ये गलत आया है, आया तो है लेकिन गलत आया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करें तुम्हारे साथ बताओ, तुमने ये छाप दिया कहीं से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां तक कोई इशू नहीं होगा मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को। आई इक्वल्स टू होता है बच्चों एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक सदिश राशि होती है, एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है बच्चों ये। और यहां पर आपको पता है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, एम मतलब किलोग्राम, ठीक है, और आर मतलब बच्चे क्या है, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, बिमा हो जाएगी, ठीक है, किलोग्राम है, एल है और 2 है, ml2, इसकी बिमा हो जाएगी। ml2 क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी बिमा हो जाएगी। इस बच्चे का नंबर लिख लो, इसका नंबर लिख, चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए, मास और वेट में बच्चे कई बार मैं डिफरेंस बता चुका हूं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, W इक्वल्स टू M इंटू जी, ये डिफरेंस होता है। W एक प्रकार का भार होता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है जी पर, जी के बढ़ने पर W बढ़ जाता है, जी के घटने पर W घट जाता है, लेकिन M हमेशा बच्चे M की वैल्यू नियत होगी, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है, जी के बढ़ने और घटने पर W बढ़ और घट जाता है, ठीक है। M का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक आपका न्यूटन होता है। बहुत अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में, बात समझ में आ रही, बहुत अंतर होता है दोनों में मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, जितना भी आपका द्रव्यमान है, आपके द्रव्यमान के साथ अगर 10 का गुणा कर दिया जाए तो बाहर निकल कर आएगा कि आप पृथ्वी पर बोझ कितना डाल रहे हो, मतलब तुम लोग बोझ हो इस पृथ्वी पर। ठीक है, जो तुम तोलते हो ना, अपना द्रव्यमान तोलते हो किलोग्राम में, अगर उसी द्रव्यमान में, जैसे मेरा जो द्रव्यमान है वो 85 किलोग्राम है, मेरा द्रव्यमान कितना है, 85 किलोग्राम है, अगर 85 किलोग्राम को मैं 10 से गुणा कर दूं तो इसका मतलब है 850 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा हूं मैं, 850 न्यूटन का बल हमेशा आरोपित कर रहा हूं बच्चे मैं इस पृथ्वी पर, 850 न्यूटन का बल लगा रहा हूं मैं इस पर, एक अकेला आदमी 850 न्यूटन का बल सुबह से शाम तक लगाता है, ठीक है ना, रात को भी लगाता है और रात को बिस्तर सहित लगाता है। बात आ रही है समझ में, तो ये अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये भार हो गया।
ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, सदिश राशि है, मात्रक एम का मात्रक बच्चे क्या, एम, ठीक है, किलोग्राम, आर क्या है, मीटर स्क्वायर, तो ml2 ये इसकी बिमा हो जाएगी, ml2। चलिए, ठीक है, चलिए, ओके। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, हंसराज हैं, गौतम है, मैं सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, ज्योति ठाकुर हैं। चलिए, चलिए, ये बात क्लियर हो गई। तो किसी भी वस्तु की घूर्णन की गति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या कहलाता है, जड़ता गुण कहलाता है। अगर घूर्णन की गति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है तो बच्चे उस परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या कहलाएगा, जड़ता गुण कहलाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा बच्चे, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, इसके एप्लीकेशन बड़े धांसू हैं। ठीक है, धांसू का मतलब बेटा धांसू है वास्तव में। ठीक है, एप्लीकेशन आपने देखा होगा बच्चे। ठीक है, आपने किया है या नहीं किया है मुझे बताना जरूर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं एकदम फ्री होके। आपने किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन आप सच सच बताना कितने बच्चों ने ऐसा किया है। और अधिकतर लड़कों ने जरूर किया होगा, जो दौड़ फोड़ मारते हैं ना पुलिस वगैरह की, उन बच्चों ने तो जरूर किया होगा। आपने देखा होगा बच्चे कि आपके गांव के बराबर से कोई नाला या फिर कोई नहर या फिर कोई नदी बह के जा रही है। अगर आपके गांव के बराबर से कोई नाला, नहर, नदी बह के जा रही है, और नाला है या फिर बच्चे कोई नदी है या फिर कोई नहर है या फिर कोई ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसे बच्चे, ठीक है, बहता हुआ कोई भी जल है, साफ पानी है जिसमें आप लोग नहाते होंगे, तो जब आप बच्चे उस पानी में कूदते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको ज्यादा गहराई में जाना है और ज्यादा आनंद लेना है तो आप अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते होंगे, गोल, एक गोल मोड़ लेते होंगे। इनफैक्ट आपने YouTube पे कई सारी वीडियो देखी होंगी कि ऊपर से कोई आदमी समुद्र में कूद रहा है, तो जब वो कूदता है तो अपने शरीर को गोल मोड़ लेता है, ऐसे ऐसे कर लेता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ कर लेता है। और जैसे वो पीछे की तरफ करता है, ठीक है, तो वो और ज्यादा गहराई में जाता है पानी में, और ज्यादा अंदर तक जाता है, मतलब और ज्यादा बच्चे वह रोमांचित हो जाता है। ऐसा किया है कि नहीं? और अगर आपने ऐसा किया है तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि शरीर को मोड़ लेने पर आप ज्यादा गहराई तक चले गए? इसके पीछे रीजन क्या है भाई, कि आपने शरीर को मोड़ा और आप ज्यादा गहराई तक गए। ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए। चलिए, मैंने किया है। एक बच्चा पूछ रहा सर रेडियो ऑपरेटर के लिए नई वाली फिजिक्स क्लास लेनी पड़ेगी, कुछ चैप्टर जो रेडियो ऑपरेटर में अलग से हैं उनको ले लेना, बाकी का यहां से तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर तो मैं सारी चीजें करा ही रहा हूं, कुछ चैप्टर जो अलग से हैं, ठीक है बच्चे, जिन्हें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेखपाल और कांस्टेबल के, उन्हें आप देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी जरूरत आपको। ठीक है, यस सर हमने किया है। चलिए, मेरे यहाँ 4 नहर गई हैं। अच्छा जी, यस सर, यस सर। चलिए, नीतीश ने किया है, अंकुश ने भी किया है। चलिए, 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 किया है, किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चंबल नदी में नहाए हो भाई? चलिए, स्विमिंग ही नहीं आती, मतलब जिनको आती है उनने किया होगा। ठीक है, ऐसा खूब होता है, ठीक है ना, कि बम्बे, ठीक है, बम्बा है, बम्बे पे बच्चे ऊपर चढ़ गए, चढ़ने के बाद ऊपर से हम मारी छलांग, ठीक है, गोल गोल घुमा के। देखिए, आपको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर, बस इसको देख लो, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको अभी पकड़ लो, एम आर स्क्वायर को बस, ठीक है, पकड़े रखो। अब आपको पता है बच्चे, यहां पर देखना, आप इसको पकड़ लिया तुमने, अब यहां पर देखो, ठीक है, ये क्या होगा बच्चे, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जितनी त्रिज्या है, जितनी त्रिज्या है उतनी ही अगर मीटर का चाप है, ठीक है, तो बच्चे ये क्या निकल कर आएगी, कोणीय दूरी। और कोणीय दूरी मतलब कोणीय विस्थापन इक्वल्स टू कितना होगा, 1 रेडियन। कोणीय विस्थापन कितना होगा बच्चे, 1 रेडियन होगा। इस केस में मैं बहुत पहले बता चुका हूं इस बात को बच्चे, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले दूसरे चैप्टर में इस बात को समझा चुका हूं मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबने किया है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन करा किया करो तो सावधानी से। ठीक है, अगर बहुत तेज नहर चल रही है, बहुत तेज आपका बम्बा चल रहा है, नाला चल रहा है, ऐसा उसमें जोखिम मत लिया करो। ठीक है बच्चों, चलो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखो, तो आपको पता है बच्चे, ठीक है ना, ये वृत्तीय, ठीक है, गति है, और वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, वृत्तीय गति में बच्चे कोणीय विस्थापन इक्वल्स टू कितना होता है, तो एक वृत्तीय गति में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है चाप बट्टे त्रिज्या। एक वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन इक्वल्स टू होता है बच्चों चाप बट्टे त्रिज्या। बोलो होता है कि नहीं? हाँ बोलोगे आप लोग, चाप बट्टे त्रिज्या। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से या थीटा से।
ठीक है, अब बच्चे हम कोणीय विस्थापन तो निकल कर आ गया, जब हम कोणीय वेग निकालेंगे, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? तो ओमेगा क्या होगा? जो विस्थापन है, विस्थापन के नीचे समय कर दो। आप जितने भी समय अंतराल में जितना भी कोणीय विस्थापन तय करते हो वह कोणीय वेग होता है। मैं बता चुका हूं कई बार, अब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसे भी टॉपिक की तरह पढ़ाऊं, क्योंकि मैं पहले कई बार बता चुका हूं बच्चे। देखो कोणीय विस्थापन क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मेरा दिल बड़ा पसीज जाता है तुम लोगों की हालत को देख के, क्या करूं मैं। कोणीय विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन है मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भी त्रिज्या होती है, अगर आपने उतना ही मीटर का चाप लगा दिया, अगर त्रिज्या r मीटर की है और अगर आपने r मीटर का ही चाप लगा दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से, ठीक, उस स्थान विशेष की जो कोणीय दूरी होगी जहां पर चाप लगा है, इस वृत्त के केंद्र से उस स्थान विशेष की जो कोणीय दूरी होगी वो बच्चे 1 रेडियन होगी। इसको कोणीय विस्थापन कहेंगे। कोणीय विस्थापन चाप बट्टे त्रिज्या होता है। अब जब आप कोणीय वेग निकालेंगे तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय वेग हो जाएगा बच्चे थीटा अपॉन टी। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कोणीय वेग थीटा अपॉन टी, बोलो होगा। कोणीय वेग थीटा अपॉन टी। और जब आप कोणीय त्वरण निकालोगे, कोणीय त्वरण निकालोगे, कोणीय त्वरण, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? कोणीय त्वरण ये हो जाएगा वेग बट्टे समय अंतराल। तो कोणीय वेग कितना है? ये हो जाएगा बच्चे ओमेगा अपॉन टी। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात मैंने आपको क्यों समझाई मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए आई इक्वल्स टू होता है एम इंटू आर स्क्वायर। प्लीज आप इस पर फोकस करना, थोड़ा कमेंट दें, ठीक है? अब आप इस पर फोकस करना कि मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है बच्चे? आई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? आई इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है? एम आर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये क्लियर है? अब यहां पर आपको निकालना है बच्चे कोणीय वेग, तो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है? कोणीय संवेग, कोणीय वेग तो हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। अब देखो, देख लो इधर, देख लो, ठीक है? ये बात क्लियर है? अब देखो रेखीय संवेग क्या होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों। रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग P इक्वल्स टू होता है m इंटू बी। बोलो होता है कि नहीं? और अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, ठीक है, और आप उस वेग में कोई भी डिस्टरबेंस पैदा कर दें, तो अगर वेग में डिस्टरबेंस पैदा हुआ तो त्वरण पैदा हुआ, और त्वरण किसके कारण पैदा हुआ? बल के कारण पैदा हुआ। तो आपको पता है कि रेखीय संवेग से ही, रेखीय संवेग में जो परिवर्तन पैदा होता है, यहीं से बल की परिभाषा निकल कर आती है। मैंने बताया था कि नहीं आपको, ठीक है? एम द्रव्यमान की कोई भी वस्तु वी वेग से गतिशील है, जैसे एम द्रव्यमान की ये वस्तु वी वेग से गतिशील है बच्चे। अब इसके वेग में किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी परिवर्तन हुआ वो बल के कारण हुआ होगा। जैसे मेरे पीछे रजनीश है, रजनीश ने मुझे धक्का मार दिया, ठीक है, तो मेरे वेग में बढ़ोतरी होगी। ये रजनीश ने मुझे रोक लिया तो बच्चे मैं रुक गया। तो रजनी से या तो मुझे रोका या धक्का मारा, ये एक बाह्य कारक था, और इसी बाह्य कारक को हम बल कहेंगे, इसी बाह्य कारक को बल कहेंगे। जैसे रेखीय संवेग होता है मेरे प्यारे मुन्नाओ, वैसे ही आपका क्या होता है? कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग होता है एल, और एल इक्वल्स टू होता है आई इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? जैसे यहां पे वेग था, जैसे यहां पे वेग था, ऐसे यहां पर ओमेगा कोणीय वेग है। जैसे यहां पे वेग था, वी क्या था? वेलोसिटी, वेलोसिटी। ऐसे ही बच्चे ये क्या है? ये है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ये है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? इसको कहेंगे बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर जहां कोणी लग गया वहां एंगुलर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर बच्चे एम, एम यहां पर क्या था? मास था। एम रिप्रेजेंट्स फॉर मास, एम यहां पर द्रव्यमान दर्शाता था। ऐसे ही बच्चे आई जो है, आई यहां पर क्या दर्शाता है? आई यहां पर दर्शाता है, बोलो क्या है ये? आई, आई यहां पर दर्शाता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यूपीएसआई में क्या पूछा गया था कि रेखीय संवेग में, रेखीय संवेग में जो भूमिका द्रव्यमान निभाता है, रेखीय संवेग में जो भूमिका द्रव्यमान निभाता है, द्रव्यमान निभाता है, निभाता है, वही भूमिका कोणीय संवेग में, वही भूमिका कोणीय संवेग में कौन निभाएगा? वही भूमिका कोणीय संवेग में कौन निभाएगा? फटाफट से जवाब दो। वही भूमिका कोणीय संवेग में कौन निभाएगा? जल्दी से इसका जवाब दो।
हाँ नवीन सर की शर्ट है, ये बात तुम सही पकड़े बेटा उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। सर बोलेगे सर मेरे पास देने के लिए बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है, दिल में अपना दे नहीं सकता क्योंकि कहीं और है उनका, ठीक है, तो उन्होंने मुझे अपनी शर्ट दे दी गिफ्ट में। चलिए लव यू टू भाई, लव यू टू चलो अबे पागल आदमी, रेखीय संवेग तुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम सदिश राशि है? बेवकूफ आदमी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। तब कहां थे जब पढ़ा रहा था? सदिश राशि है ये, ठीक है, और कोणीय संवेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी, क्योंकि कोणीय वेग भी सदिश राशि है। ये सभी स्केलर क्वांटिटी है सारी, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ये सभी चलिए देखो यार चलिए पढ़ाई पे ध्यान दे लो, या हंसी मजाक की बात थी सारी, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे लिया करो, ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो, जो पढ़ा रहे हैं तुम्हें उस पे ध्यान दो, पागल। चलिए चलो ठीक है बच्चों, ये बात बिल्कुल आप सही बोले कि सर जो भूमिका एम निभाता है रेखी संवेग में, वही भूमिका कौन निभाता है सर इसमें? आई निभाता है। अर्थात ठीक है, कौन निभाता है बच्चे? जड़त्व आघूर्ण। कौन निभाता है बच्चों? जड़त्व आघूर्ण। ये यूपीएसआई में पूछा गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे फ्यूज हो गए इस क्वेश्चन पे, मास्टरों तक के समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि रेखी संवेग P इक्वल्स टू एम इंटू बी होता है, और बच्चे कोणीय संवेग I इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, ये L इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? I इंटू ओमेगा होता है। कोणीय संवेग L इक्वल्स टू I ओमेगा। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अब यहां पर तो ये तो होगी वेलोसिटी, यहां और यहां पर क्या होगी बच्चे? ठीक है, ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से, अर्थात जड़त्व आघूर्ण से। अब देखो आप समझो, आपने ये बात पकड़ ली, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, आपने ये बात तो पकड़ ली ना, और आपको ये भी पता है कि आई यहां पर क्या है? आई यहां पर जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, आई यहां पर जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है? ओमेगा यहां पर सर कोणीय संवेग है ना बच्चों? ओमेगा यहां पर कोणीय संवेग है। अब देखो बच्चे, ठीक है, अगर आप एल को एक मान लें, अगर आप एल को एक मान लेते हैं, तो आई और ओमेगा दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? आई और ओमेगा दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मतलब आई के बढ़ जाने पर ओमेगा घट जाएगा, मतलब बच्चे ठीक है, जड़त्व आघूर्ण के बढ़ने पर आई के बढ़ जाने पर ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा के बढ़ जाने पर आई घट जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, बोलो होंगे कि नहीं बच्चों? इस पर ध्यान दो अब आप, ठीक है। चलिए, ये हंसी मजाक की बातें थी बच्चों, हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोग भी समझदार हैं, ठीक है, तो ये बीच बीच में चलो हंसी मजाक होता रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक है ये सब नहीं, ठीक है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये बात समझ में आ गई सर? तो हमने क्या बताया? एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, चलो ठीक है, आई क्या है सर? जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है? कोणीय संवेग है। आपने क्या किया बच्चे, ध्यान रखना, आपने क्या किया, ठीक है, एप्लीकेशन में बताता हूं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एक तैराक, एक तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता है, अपने शरीर को तब मोड़ लेता है, अपने शरीर को तब मोड़ लेता है
जब वह जब वह ऊंचाई से ऊंचाई से पानी में कूदता है, ऊंचाई से पानी में कूदता है, जिससे कि वह जिससे कि वह जिससे कि वह अधिक गहराई तक जा सके, जिससे कि वह अधिक गहराई तक जा सके जा सके जिससे कि वह बच्चे अधिक गहराई तक जा सके। तो एक तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता है, ठीक है, जब वह ऊंचाई से पानी पर कूदता है, जिससे कि वह अधिक गहराई तक जा सके, जिससे कि वह अधिक गहराई तक जा सके। चलिए, बहुत बढ़िया, ब्लॉक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोई भी आए तो तुरंत ब्लॉक करो। हाँ, ओमेगा कोणीय वेग होगा, सॉरी, ओमेगा कोणीय वेग होगा जी बच्चे, बिल्कुल। एक बच्चे ने बताया कि सर कोणीय वेग होगा, बिल्कुल बच्चे, ये क्या होगा, कोणीय वेग होगा। एंगुलर वेलोसिटी, देखो यहां पे सही लिखा है मैंने, कोणीय वेग होगा, यहां पर मैंने संवेग लिख दिया, बिल्कुल सॉरी। ठीक बच्चे, तो एक तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता है। देखो बच्चे, ये एक तैराक ऊपर से कूदा, मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, तुमने गाना सुना बेटा, वो पानी में लहरा ले लई, ठीक है, इस तरह का पानी है ये। इसी पानी में अब देखो हम लहरा लेंगे, आप देखना, ये पानी है, और एक पानी में कोई भी तैराक ऊपर से कूदा, ऐसे करके कूदा ऊपर से, तो उसने क्या किया बच्चे, हवा में कलाइयां ले ली, ठीक है, हवा में कलाइयां ली, कलाइयां का मतलब समझ गए ना, हाँ, कलाइयां ली। हवा में कलाइयां लेने से बच्चे क्या हुआ, हवा में कलाइयां लेने से देखो जड़त्व आघूर्ण जो है, जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो गया, उसने शरीर को मोड़ लिया बे, शरीर को मोड़ लिया तो आई का मान कम हो गया, शरीर को मोड़ लिया मतलब घूर्णन गति में, देखो बच्चे, घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या है, जड़त्वाघूर्ण। घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। उसने हवा में कलाइयां ली, कलाइयां लेने के बाद बच्चे क्या हो गया, ठीक है, आई का मान कम हो गया, आई का मान कम हो गया बच्चे, और जैसी आई का मान कम हुआ तो बच्चे ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है बे, ओमेगा बढ़ने का मतलब है बच्चों कि ओमेगा बढ़ गया का मतलब है कोणीय वेग बढ़ गया, कोणीय वेग बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया तो कोणीय वेग बढ़ गया, ठीक है, और कोणीय वेग बढ़ गया तो इसलिए वो गहराई तक जाएगा। ऐसी बच्चे सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस में, जो सर्कस अब तो बहुत कम होते हैं, सर्कस में, ठीक है ना, करतब दिखाने वाले कलाकार, करतब दिखाने वाले कलाकार कलाकार हवा में कलाइयां लेते समय अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, हवा में कलाइयां लेते समय अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, क्यों बच्चे, जिससे कि वो, ठीक है, ज्यादा गहराई तक जा सके। गहराई का मतलब है, सर्कस का मतलब है उनका वेग बढ़ सके, शरीर को मोड़ लेते हैं जिससे कि उनका वेग बढ़ जाता है, इसलिए वो शरीर को मोड़ लेते हैं। चलिए, ठीक है, टाइम, अरे वाह, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। चलो ठीक है भाई बच्चों, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर। और लेखपाल वाले बच्चों से शाम को मिलेंगे ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, ठीक है। तो एक बार बता दो, समझ में आया, एक बार थम दे दो कि हाँ सर क्लियर है, एक बार आप अपना अंगूठा दे दो, ठीक है ना, ये अंगूठा मुझे दे दे ठाकुर, फटाफट से दे दो भाई, ठीक है, बता दो। और कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो बता दो, अभी क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा, लेक्चर में क्लियर करता हूं, आपको मेरी आदत पता होगी। हम्म? नहीं, काटो मत, काटो मत, अभी बच्चा कोई डाउट होगा तो बताएगा। एक तो यार इस एप्लीकेशन पे 10 मिनट और, ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, चलिए ओके बच्चों।